नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही ज़्यादा आप सभी को इंतज़ार था बिहार के ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो क्लास 10th का आने वाला था। और प्यारे बच्चों, फाइनली वो आ चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों का सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यानी जो दुगने प्रश्न बच्चों हमारे पूछे जा रहे थे लास्ट ईयर भी और अभी भी प्यारे बच्चों आपका सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में कि प्यारे बच्चों जो साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके राइट ऑब्जेक्टिव के सही सही उत्तर क्या है वो सब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आपका समय बचे इसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे। कहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 साइंस का पेपर आपके सामने दिख रहा है जो कि ऑफिशियल लिखा हुआ है और 100% राइट आंसर यानी 100% सही उत्तर के साथ आप इसको देखना है आपको। मेरे विद्यार्थी जी, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये अपना क्रैश कोर्स वगैरह है, जो लोग ज्वाइन हैं उनको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक है इस तरह से बच्चों, हम लोग ऐसे देख सकते हैं, और एक दूसरा है प्यारे बच्चों इस तरह से देख सकते हैं जो जारी किया गया है। सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि इस बार जो अपना पेपर है मेरे बच्चे उसमें क्या होगा। आप लोगों का जैसे पहले था हमारा नियम, यानी कि आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और 80 में बनाना कितना है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। पहली बात ये पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। और जब आप लोग हल्ला कर रहे थे सर पैटर्न चेंज होगा, ये होगा वो होगा, मैं आपको हमेशा कहता था कि भैया पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। और जैसे 2 अंक के प्रश्न हैं तो 8 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से 4 प्रश्न बनाने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में भी। उसके बाद दीर्घ में 2 में से कोई एक प्रश्न दीर्घ में बनाना है। टोटल यहाँ पर हो गए 80 प्रश्न मेरे बच्चे, और टोटल यहाँ पर हो गए 8-8 प्रश्न करके तीनों विषय में। तो 8 तिया 24 प्रश्न यहाँ से हो गए और 2-2 प्रश्न तीनों विषय में तो 6 हो गए। तो 6-4 10 की 0 शेष रहा 1 बच्चों, है ना। 8 दूनी ना, और मेरे बच्चे क्या होगा, सॉरी 10 की 0 शेष रहा 1, 10 और 1 11, यानी टोटल 110 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं किसमें, साइंस विषय में, ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं बहुत कम समय में बच्चों साइंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप सभी लोग जानते हैं जो प्लेन मिरर होता है, जो समतल दर्पण होता है, उसके फोकस दूरी के बारे में कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये छोटी छोटी बातें तो आप सभी लोग जानते हैं। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, अगर आप देखेंगे बच्चों दर्पण को, अगर अवतल को देखो, उत्तल में तो बनता ही नहीं है, अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, मान लो कि हमने वस्तु को रखा सी पर, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, प्रतिबिंब भी हमारा सी पर बनता है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो कहना बच्चों दर्पण के सामने यानी आगे बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आगे बनेगा। कहते हैं यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। समझिएगा मेरे बच्चे कि ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब कहाँ से आया है। तो ये बच्चों परावर्तन जब हम लोग निकालते हैं प्रकाश के परावर्तन को, देखिए ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, ये है परावर्तित किरण। बीच में होता है आपतन बिंदु। आपतन कोण का मतलब है कि, माफ कीजिएगा, बीच में होता है अभिलंब। तो बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने उसे आपतन कोण कहते हैं। ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण ये है, इसके बीच और इसके बीच का एंगल पूछा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके रूल को समझते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी यहाँ परावर्तन कोण भी बनेगा 30। हमसे पूछा गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को मिलाकर इसके बीच क्या होगा, 30 और 30 को मिला देंगे तो आपका एंगल कितना होगा, तो मेरे बच्चे कुल एंगल आपका 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही होगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लगभग सारे प्रश्न बहुत आसान है, कोई भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है ना। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो परावर्तन का रूल होता है उसमें ना, परावर्तन जब होता है प्रकाश का तो प्रकाश की चाल में नो चेंज होता है। यानी प्रकाश की चाल, जैसे मान लो कि बच्चों यहाँ प्रकाश की चाल अगर आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो यहाँ से वापस भी जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सी आ रहा है तो वापस भी सी जाएगा, यानी कि प्रकाश के चाल में परावर्तन होने से प्रकाश के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर हमारा सी है तो सी ही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, गोलीय दर्पण में कहते हैं गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। जो गोलीय दर्पण हम लोग बनाते हैं मेरे बच्चे, मानो अवतल बनाओ या उत्तल बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसमें बच्चों कहते हैं कि मूल बिंदु किसको मानते हैं, तो यहाँ पर बच्चों पोल होता है, पोल यानी ध्रुव पर ही हम लोग क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी, है ना, जब प्रकाश सघन माध्यम हम उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, विरल माध्यम यानी जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो में जाती है तो उसकी गति मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है बच्चों की, विरल माध्यम में अधिक स्पीड चलता है। जैसे अगर मैं पूछूं आपके पास वायु है और आपके पास जल है, दोनों में विरल कौन सा है, तो जिसमें बच्चों प्रकाश की चाल अधिक है वो विरल है, अर्थात ये विरल है, और ये बच्चों क्या है, सघन है। आप नॉर्मली समझ सकते हैं, अगर प्रकाश की चाल हाई तो विरल माध्यम में क्या होता है ना, गति हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों क्या पूछा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। देखो, जब भी अपवर्तन होता है मेरे बच्चे तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है, कलर चेंज नहीं होता है। अपवर्तन होने पर बच्चों उनका तरंगदैर्ध्य चर होता है ना, चेंज होता है। ठीक है ना, समझ गए ना, अपवर्तन आवृत्ति नहीं, हाँ उसकी गति बदलती है ना। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो आप तरंगदैर्ध्य कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, नो चेंज। विच क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होगा मेरे बच्चे, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बनाते बनाते बुढ़वा हो गए हैं, समझिए, है कि नहीं 50 दिया है, हम तो कहते हैं 100 को भाग करेंगे 50 से तो 2 आंसर आएगा। अब लेंस बोला है बच्चों, उत्तल अवतल अगर होता तो ऑप्शन में भी कोई कंफ्यूजन कहीं है नहीं, तो बच्चों 2D है ना, 50 दूना 100, 2D होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 में पहुंच गए हैं। तेलीय कागज कैसा होता है, देखो जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत ना, तेलीय कागज में क्या होता है ना कि प्रकाश थोड़ा बहुत पार होता है, इसीलिए हम इसे पारभासक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की चाल न्यूनतम माने कम होता है। सबसे अधिक प्रकाश निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, सबसे कम होता है कांच में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लिखा गया है निम्नलिखित में से किस भाग में मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये सब हम लोग कितना बार पढ़े हैं, कितना बहुत बार पढ़े हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है या रेटिना पर। नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग बच्चों पूछा, अग्र मने होता है आगे वाला भाग, तो नेत्र का अग्र भाग यानी सबसे आगे वाला भाग क्या होता है, तो जब भी हम नेत्र पढ़ते थे सबसे आगे होता है कॉर्निया और सबसे पीछे क्या होता है, पीछे होता है रेटिना। मेरे बच्चे बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। बाइफोकल का मतलब होता है जिसमें दोनों लेंस हो। दोनों लेंस किस में चाहिए होता है सर, जरा दृष्टि दोष में। देखो सब पढ़ा, एक भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक बच्चों ऐसा नहीं पढ़े जो नहीं पढ़े हैं। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए हमने जब आपको आंख के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो प्रकाश स्नायु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षर और एक होता है मेरे बच्चे, क्षर होता है, एक दूसरा होता है शंकु, है ना, क्षर और शंकु। तो शंकु का काम होता है कलर, यानी कि बच्चों जो कलर होते हैं उसके प्रति संवेदनशील होना, और क्षर जो होते हैं वो अंधेरे में भी आपको देखने में मदद करते हैं। तो रंग के बारे में तो आप शंकु होना चाहिए। कहते हैं तेज रोशनी का कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। धुंधली रोशनी जो अंधेरा होता है ना, वहां पर आपको जो डीम लाइट होते हैं वहां देखने में मदद करते हैं रॉड्स, है ना। चलिए आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने थे, है ना। ब्लाइंग स्पॉट में नहीं होता है, जो भी ब्लाइंग स्पॉट होते हैं, ब्लाइंग स्पॉट हम उनको कहते हैं जहां पर रॉड्स और कोन्स यानी कि शंकु, क्षर और शंकु जहां नहीं हो उसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड बैच से पढ़ा है या कहीं मतलब बहुत अगर प्रैक्टिस कर रहे तो पता होगा, विद्युत फ्यूज में क्या होता है ना, ज्यादा गर्मी होने से फ्यूज खराब होता है।
तो विद्युत फ्यूज बच्चों ऊष्मा पर आधारित होता है ना। कई बार हमने बताया है इस मुद्दे पर। किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? निहायत हल्का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा हल्का क्वेश्चन दिया गया है। तो कुंडली में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो W बराबर होता है, वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। अगला है विद्युत हीटर की तार की कुंडली होती है। जो हीटर होता है ना बच्चों, देखो जैसे विद्युत बल्ब है तो उसका बना होता है टंगस्टन का, लेकिन हीटर बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अगर आपके अंदर कार्य करने का दम बचा है थोड़ा सा भी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। यानी बच्चों क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। पहले बच्चों अगला सवाल है, विद्युत धारा के चुंबक की प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा है जहां पर उसके आसपास में चुंबक होता है, इसकी खोज ऑस्टेट साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की बल रेखाओं की प्रकृति होती है। चुंबक के बल जो होते हैं वो बिल्कुल काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न होता है जनित्र से, यानी बच्चों जिसको इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं, है ना, जनरेटर, पता है ना। लघुपथन के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है। देखो लघुपथन का मतलब होता है कि लाल और काला दोनों तार अगर बच्चों मेन, है ना, अगर आपस में सट जाए तो हम बोलते हैं भैया ये तो लघुपथन हो गया। एक होता है लघुपथन, एक होता है अतिभारण, है ना। दोनों स्थिति में प्रतिरोध पूछा जाएगा तो बहुत कम होगा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, है ना। और धारा अगर पूछेगा, धारा बहुत बढ़ जाएगा, धारा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन प्रतिरोध जो है रोकने की क्षमता वो बहुत कम हो जाएगी। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए है ना यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रकृति में पृथ्वी का, है ना, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मेन स्रोत है बच्चों वो हमारा सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसका अर्थ, यहां से केमिस्ट्री शुरू हो गया 26 के बाद। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो मेरे बच्चे हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। अगला सवाल देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? देखिए विस्थापन करने के लिए एक बच्चों कम क्रियाशील और एक अधिक क्रियाशील तत्व होना चाहिए। कहते हैं मेरे बच्चे कि सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, कॉपर यानी इसका मतलब है एकल विस्थापन करने के लिए कॉपर को सोडियम से अधिक क्रियाशील होना चाहिए। जबकि आप पढ़ते हैं कि बच्चों सबसे अधिक पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम खुद बहुत क्रियाशील है, तो क्या कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगा? नो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में कॉपर, तो बच्चों क्या मैग्नीशियम से कॉपर अधिक क्रियाशील है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। FeSO4 यानी आयरन है, उसमें से सिल्वर, मेरे बच्चे क्या जो सिल्वर होते हैं, माफ कीजिएगा, जो मेरे बच्चे जो सिल्वर होते हैं यानी Ag, जो Ag होते हैं, क्या वो लोहा से ज्यादा क्रियाशील होते हैं? नहीं बच्चों। चांदी खराब कहाँ होता है? वो तो क्रियाशील ही नहीं है, बहुत कम क्रियाशील है। नहीं, लिखा है बच्चों AgNO3 विलयन एवं कॉपर। तो बच्चों क्या अब यहाँ उल्टा हो गया, ये हमारे पास चांदी है और यहाँ कॉपर है। अब दोनों में अधिक क्रियाशील कौन है? तो कॉपर है, यानी जल्दी बच्चों किसी से क्रिया करता है। तो AgNO3 में बच्चों अगर हम कॉपर इसमें अगर ऐड कर दें तो कॉपर जो है ना Ag को विस्थापित कर देगा, है ना, और CuNO3 बना लेगा, ठीक है ना। तो दिस इज राइट आंसर, यहाँ पर एकल विस्थापन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, इतना हल्का पेपर बच्चों, है ना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा, है ना, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? जलने में ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए, भोजन पचाने में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अवक्षेपण में कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सब सवाल पूछा गया है। C6H12O6 पढ़े होंगे बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला। अगला सवाल आपके सामने आता है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, पूछा गया है पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? संतुलित तो बच्चों तुरंत चेक कर लेंगे, बैलेंस करके देख लीजिए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हो गया बैलेंस। पोटेशियम 2 है और पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये भी है बच्चों बैलेंस है। अगला है क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन, सब बैलेंस है। इसका मतलब जो बैलेंस नहीं है वो यहाँ होगा, है ना। Pb बच्चों, है ना, यहाँ भी Pb 1 है,
है ना। एन बच्चों यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ एन 1 है, नहीं है बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला क्षार करता है बच्चों, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लाल को नीला कौन करते हैं, तो लाल को नीला करने वाले क्षार होते हैं, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इसमें देखो ऐसे इसका ट्रिक भी है, ऐसे सवाल में देखेंगे ऑप्शन से ही पता चल जाता है। 7 से कम, अगर 7 से कम होने का होगा तो एक ही तो 7 से कम होता, अधिक होने का होगा तो एक ही तो अधिक होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, है ना। यसत पुष्प क्या होता है, यसत पुष्प का फार्मूला होता है मेरे बच्चे, ये जो फिलोसोफर्स वूल होता है इसका फार्मूला होता है ZnO, है ना। जिंक ऑक्साइड को ही यसत पुष्प कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन चूने के पानी को दुधिया कर देता है, आप पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है, देखिए मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में मेरे बच्चे जो होता है वो क्या होता है मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में होता है कौन सा अम्ल बच्चों, मतलब एक फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का ही जो बच्चों मतलब ये है विज्ञान, ये है मतलब IUPAC नाम होता है, वो क्या होता है, वो होता है मेथिनोइक अम्ल, तो मेथिनोइक एसिड हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा बाल्टी पानी लेना है, यानी आधा बाल्टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, आधा पानी लेना है, हाफ H2O। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो हमेशा लवण बनाएंगे। अगला सवाल मिला करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया है, उसी को संयोजी कहते हैं। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है, 2 8 4। एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 3। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। और मेरे बच्चे है ना फास्फोरस का सोडियम हो गया, फास्फोरस का मेरे बच्चे 15 होगा, तो 2 8 5। तो सबसे बाह्यतम कक्ष में 5 है, तो सबसे अधिक फास्फोरस का होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट तो बच्चों ये भी हम लोग पढ़े थे अभी एप्लीकेशन के अंदर, कॉपर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मतलब जो बाहरी कक्ष में है, अगर 4 से अधिक है तो उसको ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है बच्चों 8, पहला 2 और फिर 6। हमने बताया संयोजकता कैसे निकलता है, संयोजकता का रूल है अगर ये 4 से अधिक है तो इसको 8 में माइनस कर दीजिएगा, तो मेरे बच्चे 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और संयोजकता 2 होता है। अगला देखेंगे मेरे बच्चे, जल्दी आंसर कीजिएगा। गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक जिसको इंग्लिश में हम सल्फर बोलते हैं ना, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज, है ना। सल्फर बच्चों क्या होता है, सोडियम में देखेंगे तो सोडियम का 11 है ना, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 है ना, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 और सल्फर का मेरे बच्चे 16। तो सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रियाशील समूह में CO को कहते हैं, CO मेरे बच्चे देखेंगे डबल बॉन्ड है को कहते हैं, तो ये देखो एल्डिहाइड का CHO होता है ना, ईथर समूह में O होता है मेरे बच्चे, एल्कोहल समूह में OH होता है ना, और कहते हैं कार्बोनिल समूह में होता है CO, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, है ना। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, देखो ऐसे तो वेल्डिंग में पढ़ते हैं कि भाई एसिटिलीन एसिटिलीन, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो एक गैस होता है जिसका नाम मेरे बच्चे एथाइन, है ना। मीथेन तो होगा नहीं, मीथेन इथेन तो नहीं होगा बच्चों, एथिन बचा एथाइन बचा, आई थिंक एथाइन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। देखो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। 18 में से अगर हम देखेंगे कार्बन का जो स्थान है वो कहाँ है, तो वो 14 नंबर पे है, यानी 14 नंबर वर्ग में कार्बन होता है। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चों, लिखा गया है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम 3 चीज पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं एल्केन, दूसरा मेरे बच्चे है ना एल्कील है ना, एल्कील, और बच्चों एल्काइन। तो एल्काइन ग्रुप का जितना भी होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्काइन, एल्काइन जिसके लास्ट में बच्चों आइन लगा है, जिसके लास्ट में आइन लगा है उसमें ट्रिपल होगा, यानी कि 3 कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो आबंध पाया जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा है,
सबसे अधिक बच्चों हमारा क्लोरीन है, आयोडीन है ना, मेरे जो ब्रोमीन है ना, फ्लोरीन है, सबसे अधिक होता है फ्लोरीन बच्चों, F। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अभी मैंने तुरंत बताया है कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे विद्यार्थी जी, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? आप सब लोग बताएंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो पहले में 2 फिर 8 मेरे बच्चे, फिर 9 हो रहा है तो 9 नहीं रखते हैं, 8 फिर से आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, इसे आवर्त कहा जाता है और इसकी संख्या 7 होती है। और बच्चों ये है हमारा वर्ग, इसकी संख्या 18 होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, धातु को आपको पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, धातु मतलब कि परमाणु संख्या 6 कार्बन, परमाणु संख्या 6 बच्चों, कार्बन जो होता है, परमाणु संख्या 6 किसका होता है? कार्बन का होता है, ये अधातु है, गलत हो गया। अगला बच्चों लिखा है 8 ऑक्सीजन का होता है, ये गलत हो गया। मेरे बच्चे मैग्नीशियम 12 किसका होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बच्चे हमारा मैग्नीशियम धातु हो जाएगा, वो भी गलत है, 9 नंबर में वो भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन वनों पर आधारित उद्योग है? वन से बच्चों पता है ना, जो कागज बनते हैं वो सब वन से बनते हैं। टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, ये लाख उद्योग क्या होता है? तो मेरे बच्चे में तो वन होना चाहिए, लाख उद्योग तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? मेरे बच्चे एक तकनीक है, केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एक तकनीक है जहां पर पानी को जड़ तक पहुंचाया जाता है, जैसे टपकन सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपकन सिंचाई, जहां पर पानी को सीधा जड़ तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1971 में हुआ था चिपको आंदोलन बच्चों। आपको पता होगा सुंदरलाल बहुगुणे का बहुत रोल था। यहाँ से बायो स्टार्ट है और बायो सबसे आसान होता है, आपको पता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक जो होता है वो मरा सड़ा गला खाता है, तो मृत जीवी होता है। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी बच्चों जो नॉर्मल प्रोसेस से जो समाप्त हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, वो पदार्थ कौन सा है? पोलोथीन कभी नहीं सड़ता है बच्चों, अपने उनसे रबर भी नहीं सड़ता है। जो मृत घास होते हैं, घास भूस अपने आप में 10-15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो शुरू बच्चों मुख गुहा से होता है, हम पहले ही चैप्टर में पढ़ाए होंगे, है ना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। सजीव में क्या होता है? सजीव में पाए जाने वाले, सजीव में श्वसन होता है, पोषण होता है, प्रजनन भी होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये अनिवार्य वाला जैव प्रक्रम नहीं है, बाकी 2 अनिवार्य हैं। अगला, किण्वन क्रिया होती है, तो मैंने बताया था किण्वन किसमें होता है? ईस्ट के अंदर किण्वन होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे मेरे बच्चे, वायवीय शोषण क्रिया निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग होता है? तो वायवीय शोषण हम उस शोषण को कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चे कहते हैं ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ये भी हमारा दूसरा चैप्टर सा है ना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन तो बच्चों पत्तियों से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 63 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? देखो हृदय क्या करता है? हृदय हमारे खून को पंप करता है, यानी वो बच्चों हमारा श्वसन का नहीं है बच्चों, माफ कीजिएगा। हृदय तो परिसंचरण का होता है, यानी खून बच्चों जाना आना, ठीक है। श्वसन के लिए क्या होता है? श्वसन के लिए फेफड़ा होता है। मेरे बच्चे पाचन के लिए क्या होता है? पाचन के लिए हमारा आहार नाल होता है। उत्सर्जन के लिए क्या होता है? उत्सर्जन के लिए हमारी किडनी होती है, जिसे वृक्क कहते हैं। अगला सवाल नंबर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है ना मेरे बच्चे, वही हमें मदद करता है। या प्लेटलेट्स भी होता ऑप्शन में, तो सही होता है। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट पत्ती में, छाल में, पत्ती में, कोशिकीय रिक्तियों में, सभी जगह होते हैं। बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन है, 40 ही बनाना है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? देखो अम्ल के, एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 अमोनिया बनता है बच्चों।
याद रखना, एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी का मेन फंक्शन क्या है? प्रजनन, बच्चा पैदा करना, बिल्कुल नहीं। पचाना, नहीं सर, पचाएगा किडनी का है। उत्सर्जन बच्चों, उत्सर्जन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन, इंसुलिन मनुष्य में है, एस्ट्रोजन हार्मोन मनुष्य में होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन मनुष्य में होता है, लेकिन साइटोकाइनिन पौधों में होता है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? तो जो एथिलीन हार्मोन होता है, इसको क्या बोलते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चों, मनुष्य में वृक्क तंत्रिकाओं की संख्या माफ कीजिएगा, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, जो कपाल में नसें होती है वो 12 जोड़ी नसें होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 12 जोड़ी नसें होती हैं कपाल तंत्र की संख्या। ओके गूगल, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। मेरे बच्चे आप कंफर्म हो जाते हैं? ठीक है, कंफर्म है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। जो रुधिर चाप होते हैं, जो ब्लड प्रेशर होते हैं, वो मेरे बच्चे किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो एड्रिनल के द्वारा होते हैं। ब्लड प्रेशर जो हमारी किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसके द्वारा। अगला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मेरे बच्चे मुकुलन विधि द्वारा होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर भाग बच्चों, पुष्प में नर प्रजनन भाग पुंकेसर होता है और मादा को स्त्री केसर कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु देखो, महिला में गर्भाशय में बच्चों कुछ नहीं होता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। मूत्राशय में मूत्र का निर्माण होता है, मतलब मूत्र जमा होता है, यहाँ वृषण हो जाएगा। वृषण टेस्टिस के अंदर बच्चों, कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ये तो बच्चों जीके वाला क्वेश्चन हो गया कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं था, यानी O2 नहीं था। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, है ना, ये क्या लिखा है? आर्कियोपेडिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, ये बच्चों हमारे ये जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं बायोलॉजी, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है भाई कि ये जो आर्कियोपेडिक्स है इसके बारे में क्या सही है। ऐसे बच्चों गूगल करके देखोगे तो यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़ों के दांत, उंगलियों के नख थे, इसमें डेने तथा पंख विद्यमान थे, तो सभी हो जाएगा। खैर ये क्वेश्चन हम लोग के मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं उसके बाहर है। अगला, निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघा जो होता है वो अपना लिंग बदल सकता है मेरे बच्चे। तो अजीब है, अगर हम लोगों में लिंग बदलने का गुण होता तो समझिए क्या होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सब क्या है? ये सब तो पर्यावरण के अंदर ही आता है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक, जो मेढक होते हैं वो किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? देखो, सबसे पहले मैदान में देखेंगे तो बच्चों कोई पौधा है, पौधा हमेशा होता है मेरे बच्चे उत्पादक। पौधे को कोई कीड़ा खा लिया तो वो बन गया प्रथम उपभोक्ता, कीट खा लिया तो वो बना प्रथम उपभोक्ता। और मेरे बच्चे कीट को फिर मेढक खा लिया तो मेढक बन जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। और मेढक को सर्प खा लेता है, सांप मेरे बच्चे, ये होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो सर्प होता है तृतीयक उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता में होता है कीट और मेढक द्वितीय उपभोक्ता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? यानी जो गलने वाला नहीं है, सड़ने वाला नहीं है। कागज गल जाएगा, सड़ जाएगा। वाहित मल बच्चों, जो मलमूत्र होते हैं, पेशाब वगैरह, ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन डीडीटी का जब छिड़काव करते हैं हम लोग, जो बोतल होता है घर में, बहुत कचकढ़ा टाइप का होता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है घर में। कभी जिनके पापा किसान होंगे, जिनके घर में खेती होती है, उनको पता होगा। तो मेरे बच्चे बताना आप लोग कि 80 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कम से कम 80 में से 50 सही जरूर किए होंगे, जबकि आपको परीक्षा में 40 क्वेश्चन ही बनाने थे। कितने बनाने थे? 40 ही बनाने थे, उससे अधिक नहीं। बाकी सब्जेक्टिव भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है,
ऐसा पूछा आप बना सकते हैं, बहुत इजी। आवर्धन किसे कहते हैं, मैंने बताया है मेरे बच्चे, मैग्निफिकेशन पढ़ाया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। अवतल लेंस को ना अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है, तो 2 हो गया। पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं, मैंने पढ़ाया है बच्चों। पार्श्विक विस्थापन एक कांच का मैंने बॉक्स बनाया था, मैंने बताया था भाई आ रही है किरणें, फिर परावर्तित हो रही हैं, फिर परावर्तित हो रही हैं, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में मेरे बच्चे कौन सा होता है, इसके बीच में अगर हम देखेंगे इसके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा, ये चैप्टर अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव किन कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो अभी पढ़ाने वाले जो लोग रिकॉर्डेड से पढ़े उनका ये क्वेश्चन बनेगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मैक्सवेल का, ठीक है ना। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या होता है मेरे बच्चे, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, जो भाई जो मतलब कि कम धुआं उत्पन्न करे, जो सस्ता हो, ये सब क्या है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। और दीर्घ में देखें तो दीर्घ में किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस को समझाइए। यानी बच्चों किरण खींच करके आपको बताना है कि उत्तल और अवतल में जो फोकस कहाँ बनता है। तो उत्तल में क्या होता है, जो किरणें यहाँ पर बच्चों आती हैं, यहाँ से अपवर्तन के बाद जहाँ मिलती हैं, ये बच्चों हमारा फोकस होता है। अवतल में अगर हम फोकस देखें मेरे बच्चे, अवतल में अगर हम फोकस देखें तो किरणें हमारी बच्चों जो जाती हैं तो वो तो ऐसे बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इसका काल्पनिक फोकस यहाँ बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको बना करके यहाँ दिखाना था। ये अवतल का बन गया, ये उत्तल का बन गया, दो फिगर बनाना था बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा फोकस। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला केमिस्ट्री में है संयोजन अभिक्रिया। मेरे बच्चे जब 2 मिलकर के बनाते हैं एक या एक से अधिक, तो संयोजन। विकृत गंधिता हमने बताया, जब भोजन हमारा खराब हो जाता है तो विकृत है ना, खारा जल को मृदु जल बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताना है ना। आश्रित जल विद्युत चालन में नहीं होता है। भर्जन की क्रिया है ना, पेंटेड में स्वावयव की संरचना और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति होती है क्यों, ठीक है ना, ये बताना है गुण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अगला, है ना, वन्य जीव के संरक्षण के विभिन्न उपाय को बताना है कि वन्य के जीव जो है उसको आप कैसे बचाएंगे। अगला हमारा दीर्घ में यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, प्राकृतिक सूचक क्या है, जो हमने बताया है बच्चों प्राकृतिक सूचक के विषय में, या नहीं तो भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु में अंतर लिखें। यही हम लोग सोच रहे थे, यही आने वाला है। और ये बच्चों देखो कितना अच्छा से हम लोग पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बायोलॉजी में देखेंगे तो दीर्घ रोम क्या होता है ना। स्टोमाटा क्या है बच्चों, स्टोमाटा मतलब वही रंध्र जो होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक कोष के जीवों में उपापचयी अपशिष्ट, है ना। डायलिसिस क्या है, मैंने बताया है बच्चों की जब जो रक्त होता है बच्चों, जब किसी मनुष्य का वृक्क मतलब खराब हो जाता है, तो एक बहुत ही आधुनिक मशीन है जिसका नाम है ना बच्चों क्या नाम है, डायलिसिस मशीन है। और उसके द्वारा जब खून को साफ किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे डायलिसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। पुमंग और जायांग में का क्या कार्य है, तो जो भी जनन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, समजात अंग और अपरूप में क्या होता है, ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्पादक से आप क्या समझते हैं, जो बच्चों सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या है ना, सूर्य की रोशनी से जो सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो उत्पादक होते हैं। उसके बाद जो करते हैं, फिर दीर्घ में देखते हैं क्या पूछा है, दीर्घ में क्या पूछा है, पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न प्रकार के पोषण पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखिए, ये चैप्टर अभी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत शानदार है। और जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग 5 तारीख के बाद हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो एकदम तैयार रहिएगा आप सभी लोग कि 5 तारीख के बाद कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कैसा रहा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपने बनाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। सभी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, है ना, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसको ज़रूर भरना है, आपको बताना है कि आपका कैसा रहा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एसएसटी का पेपर मनीष सर कराएंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो 3 विषय का बचा है, मैथ का, है ना, उसके बाद हिंदी का और संस्कृत का। तो प्यारे बच्चों बहुत ही जल्दी आपको मैथ, हिंदी, संस्कृत का वीडियो देखने को मिल जाएगा, आपको रूटीन बता दिया जाएगा कब आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।